हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग बंगाल से एक बहुत अहम अपडेट निकल कर आ रहा है और बहुत ही शायद आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए बंगाल के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सस्पेंस में हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। फाइनली जो है वो तय हो चुका है और कहाँ से लड़ेंगे ये भी तय हो चुका है, कितने उम्मीदवार उतारेंगे ये भी तय हो चुका है। आइए इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं हम लोग बंगाल के इस आर्टिकल से। बंगाल के अंदर एक्चुअली हुआ क्या था, तब से थोड़ा सा जो है बहुत कुछ अटकलें लगाई जा रही थी। बंगाल के एक जिम्मेदार थे जिनका नाम था ज़बीरुल हसन। वो जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके साथ जो है वो फाइनली उन्होंने, हालांकि पार्टी उन्होंने पहले छोड़ा था, लेकिन कल जो है उन्होंने परसों उन्होंने जो है अपना दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लिया है और उस पार्टी यानी इंडियन नेशनल लीग एक्चुअली वो पार्टी है और उस पार्टी के अंदर वो चले गए, शामिल हो गए हैं और उन्होंने जो है ममता बनर्जी को समर्थन करने का जो है वो निर्णय भी ले लिया है। तो और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने उम्मीदवार उतारेंगे वहाँ वहाँ पर उनके खिलाफ हम भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे या फिर हम लोग उनके खिलाफ जो है प्रचार करेंगे। तो अब ये जो है एक तरीके का कुछ ऐसे इस तरीके का बयान थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग खिलाफ भी है इसके। लेकिन कुल मिलाकर जो एक जिम्मेदार थे, हालांकि दूसरे लोग जो है उनको अध्यक्ष बता रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष थे नहीं। उन्होंने असद साहब ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ज़मीरुल हसन ना ही स्पोक पर्सन है और ना ही वो अध्यक्ष है। लेकिन कुल मिलाकर जो जो भी कह सकते हैं, कार्यकर्ता कह सकते हैं, जिम्मेदार कह सकते हैं, हाँ, और वो जो है फिलहाल वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, और वो जो है टीएमसी को सपोर्ट करने का उन्होंने फैसला भी कर लिया है। खैर ये एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 8 एमएलए जो है ऑब्जर्वर के रूप में एआईएमआईएम ने अपॉइंट किया था बंगाल के लिए, बंगाल दौरे के लिए, जैसे कि दक्षिण दिनाजपुर के लिए, मालदा के लिए, मुर्शिदाबाद के लिए, कोलकाता के लिए, इसी तरीके से हुगली के लिए, मिदनापुर के लिए, बर्धमान के लिए। तो ये जितने भी एमएलए हैं हमारे बिहार के, जितने अख्तरुल ईमान साहब हो, चाहे सैयद रुकनुद्दीन साहब हो, चाहे इजहार असफ़ी साहब हो, इंजार नईमी साहब हो, तो ये जो लोग थे, शहनवाज साहब हो जो कि 8 से, ये जो लोग थे इनको ऑब्जर्वर के रूप में, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही कोलकाता बंगाल भेजा गया था और आप इसी एक जिम्मेदारी के साथ, इसके साथ साथ तेलंगाना के जो एमएलए थे कुछ, उनको भी जो है वो भेजा गया था 3 एमएलए को, कि आप भी जो है कोलकाता और बंगाल जाएं और ऑब्जर्व करें कि किस तरीके से वहाँ से पार्टी विस्तार हो रही है और क्या क्या करना है। ये जो जिम्मेदारी देकर भेजा गया था और उसके बाद फिर जो है ये कयास लगाया जा रहा था कि इन इन जगहों पर, मुर्शिदाबाद, मालदा, कोलकाता, हुगली, वर्धमान, ये जो जगह थे जिनको जिम्मेदारी देकर भेजा गया था, इन इन जगहों पर एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी। और शायद होता भी ऐसा ही, अगर जो है अब्बास साहब धोखा नहीं देते, अगर आईएसएफ जो है इनसे अचानक ठीक चुनाव से चंद दिन पहले अलग नहीं होते, तो ऐसा ही होने वाला था। लेकिन कुल मिलाकर अब जो है वो ये है कि एआईएमआईएम की पार्टी जो है 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी मुर्शिदाबाद के, और सिर्फ हालांकि पहले ये बात ज़रूर हो रही थी कि 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जो अब जो है ये निर्णय लिया गया है और वहाँ के एक जो जिम्मेदार है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि असद साहब के कहने पर ही, असद साहब के इशारे पर ही हम लोग काम कर रहे हैं और उनका ही इशारा है कि 13 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए। हालांकि ये 13 उम्मीदवार पहले से ही चुन लिए गए थे, इनके नज़र में थे, हालांकि घोषणा अभी भी नहीं किया है, लेकिन इनसे कहा गया था 13 उम्मीदवारों को मैदान पर ही उतारा जाए और वो 13 के 13 जो सीट होगा वो मुर्शिदाबाद के ही होगा। तो कुल मिलाकर एक तरीके का ये वहाँ के जो जिम्मेदार उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उम्मीद तो यही है कि सिर्फ 13 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम की पार्टी। और पहले हालांकि ज़्यादा प्लान था, लेकिन अब वो प्लान में तब्दीली लाई गई है और बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए, हिकमत और अक्लमंदी अपनाते हुए जो है 13 सीट पर ही
हम लोग अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं और 13 सीट के जो उम्मीदवार है वो तैयार भी है, वो फाइनलाइज भी कर लिया गया है। इसके बारे में बहुत पहले एक आर्टिकल छपा था, उसी के हवाले से मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश भी की थी। लेकिन कुल मिलाकर वो जो 13 के 13 उम्मीदवार होंगे वो मुर्शिदाबाद जगह से, मुर्शिदाबाद एरिया से ही होंगे। और वहीं पर जो है वो थोड़ा सा कांग्रेस के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इन इन जगहों पर जहाँ पर एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतार रही है वहाँ पर आईएसएफ के उम्मीदवार तो नहीं होंगे, लेकिन जो उम्मीदवार होंगे वो कांग्रेस के होंगे। और पिछले कई सालों से जो है वहाँ पर कांग्रेस ने अपना सिक्का जमाया ज़रूर है, लेकिन इस बार जो है हो सकता है एआईएमआईएम के आने से जो है कांग्रेस का थोड़ा सा सिक्का जो है वो डगमगाए, और कदम जो है जो उन्होंने पहले से जमा कर बैठा था इन जगहों पर राज करते थे जो, और वो इन जगहों पर जो है शायद ज़रूर डगमगाएगा। और एआईएमआईएम के आने से जो है कांग्रेस को तो यहाँ पर नुकसान तो ज़रूर उठाना पड़ेगा, और उठाना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि वो 13 के 13 सीट जो है कांग्रेस हारे, और वो 13 के 13 सीट जो है एआईएमआईएम की पार्टी जीते, क्योंकि इन सारे अगर अभी बंगाल के अंदर अगर एआईएमआईएम की पार्टी स्टेबलाइज्ड नहीं है, या स्टेबलाइज्ड तो थी, सब कुछ ठीक था, बैलेंस भी थी, सब कुछ काम भी हो रहा था, लेकिन अगर किसी ने इनको ख़राब करने की कोशिश किया, किसी ने डगमगाने की कोशिश किया, तो वो टीएमसी पार्टी तो है ही, क्योंकि उनको सभाएं करने नहीं दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस का भी सबसे बड़ा हाथ है कि उन्होंने जो है कांग्रेस ने जो है उसको तोड़ने की कोशिश किया, और आईएसएफ के बार बार इसरार करने के ऊपर कि आप भी एआईएमआईएम को शामिल कर लीजिए इस गठबंधन के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन नहीं किया और ना ही करने की कोशिश की। और बल्कि साफ तौर पर यह भी कह दिया कि अगर आप एआईएमआईएम को लाने की बात कहोगे तो हम जो है आपसे ही अलग हो जाएंगे, ये बात जो है आईएसएफ को बता दिया गया था। तो यही वजह थी कि कांग्रेस ने एआईएमआईएम को जो है अलग कर दिया गया आईएसएफ से। और अब जो है शायद इसका आदमी को भी पता चल चुका है, वहाँ के लोगों को भी पता चल चुका है, वहाँ के आवामों को भी पता चल चुका है कि आईएसएफ भी उतने अच्छे से जो है पॉलिटिक्स कर नहीं रही है, क्योंकि उनके बहुत सारे उम्मीदवार गैर मुस्लिम भाई को टिकट दिया है, आदिवासी को टिकट दिया है, लेकिन उनसे उम्मीद यही थी कि वो ज़्यादातर मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे ताकि मुस्लिम लीडर पैदा कर सके। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू भाई को टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हिंदू भाई और आदिवासी भाई को जो है टिकट लेफ्ट और कांग्रेस भी दे सकती थी, लेकिन कुल मिलाकर आईएसएफ यहाँ पर इमेच्योरिटी दिखाई थी, और वो अपने आप को सेकुलर दिखाने के चक्कर में जो है वो शायद अच्छी राजनीति नहीं कर पाई, और इसका खमियाजा जो है शायद उसको भुगतना पड़ेगा रिजल्ट के रूप में। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि एआईएमआईएम जो है वो 13 सीटों पर ही लड़ेंगे, ये बात भी फाइनल हो चुका है, और 13 सीटों पर भी उम्मीदवार उतारेंगे, वो उम्मीदवार भी फाइनल हो चुका है। चुनाव तो लड़ेगी, ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि पहले से भी बातें हो चुकी है, अब भी बातें हो रही है कि चुनाव लड़ेगी, 100% लड़ेगी। चुनाव नहीं लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चुनाव अगर नहीं लड़ेगी तो वहाँ के आवाम जो है छोड़ेगी नहीं एआईएम के जिम्मेदारों को, तो इसलिए चुनाव तो लड़ना होगा, क्योंकि वो वहाँ के आवामों का भी डिमांड है। तो इसके अलावा हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के अंदर शौकत अली साहब का गोंडा के अंदर, इसी तरीके से कुशीनगर, गोरखपुर, संतक वीर नगर और महाराजगंज, यानी कि 21, 22, 23, 24, 25 इन जगहों पर जो है क्या कहते हैं कि शौकत अली साहब का सभाएं होनी है, और ये जो है तैयार हो चुके हैं। और जिला पंचायत हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, इन सब की तैयारियां जो है यूपी के अंदर एआईएमआईएम की पार्टी ज़बरदस्त तरीके से कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत और दूसरे छोटे चुनाव भी जो है एआईएमआईएम जो है वहाँ पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में अनाउंसमेंट भी कर दिए हैं कि जिला पंचायत और छोटे छोटे जितने भी चुनाव होते हैं जो कि होने हैं अभी, हालांकि डेट अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, कहा गया है कि अप्रैल तक में क्लियर होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि कितने सीटों पर लड़ते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ज़्यादातर सीटों पर एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इसके लिए तैयारियां भी ज़ोरों शोरों के साथ चल रही है। इसके अलावा वसीम रिजवी की बात करते हैं। वसीम रिजवी ने साहब ने जो साहब बोल रहा हूँ मैं, चलो वसीम रिजवी ने जो कहा था कि कुरान शरीफ से जो 26 आयत को हटा देना चाहिए, वो पीआईएल दर्ज किया था, उसका जो रिप्लाई आज आ गया है, उसका जवाब आ गया है। और हालांकि इसके ऊपर जमीयत उलमा हिंद और भी दूसरे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि थोड़ा सा इनके ऊपर जल्दी डिसीजन लीजिए, इस तरीके के कैसे वो पीआईएल फाइल कर सकता है। तो वहाँ से भारत सरकार ने जो है वसीम रिजवी को नोटिस भेजा है, और नोटिस क्या भेजा है, क्या कहा है उस नोटिस में, एक लंबा चौड़ा
नोटिस है और उसमें कहा है कि 21 दिनों के अंदर आप अपने अल्फाज वापस लें, बिना शर्त माफ़ी मांगे, नहीं तो आपके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा वहाँ के भारत सरकार ने सुप्रीम वसीम रिजवी को नोटिस भेज कर कहा है। और इस तरीके से क्योंकि सारे ही जितने भी मुस्लिम कास्ट के लोग हैं, शिया हो, सुन्नी हो, दूसरे और लोग हो, सारे के सारे इनके खिलाफ अपोज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इनके नमाज़ें नहीं, जनाजे की नमाज़ें पढ़ाने से भी इनकार कर दिया है, इनको दफनाने से भी इनकार कर दिया है, इनके ये फैमिली भी इनको छोड़कर चली गई है। तो इस तरीके के जो है बहुत सख्त से सख्त कदम बिल्कुल ही उठाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ऐसे मलून को तो खैर दुनिया से उठ जाना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की फरमाइश पर हिदायत दिया है, जितने भी उनके ज़िम्मेदारान हैं और जीते हुए एमएलए हैं और जीते हुए जितने भी कॉरपोरेटर हैं, सबसे उन्होंने रिक्वेस्ट कहा, उन्होंने हिदायत दिया है कि सब कोई लेटर लिखें और लेटर लिखें वहाँ के जो आम जो बिजली विभाग है या वहाँ के जो ऑफिसर लोग हैं उनको लेटर लिखें और लेटर लिखकर ये थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश करें कि रमज़ान करीब है और बिजली का या लाइट का जो शेड्यूल है, अगर हो सकता है आपके एरिया में गड़बड़ हो तो आप उनसे थोड़ा सा आगाह कराएं कि बराए मेहरबानी जो लाइट का शेड्यूल थोड़ा ठीक ठाक करें। और क्योंकि सहरी का वक्त होता है, रात में तरावी का वक्त होता है, शाम को इफ्तार का वक्त होता है, तो थोड़ा गर्मी में आजकल रमज़ान आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बिजली को लेकर जो है अपने अपने एरिया में जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हिदायत दिया है सबको कि लेटर सबमिट करके, लेटर लिख कर जो है उनसे बिजली के किसी भी तरीके की कमी को दूर करने की ज़रूर फरमाइश करें, कोशिश करें, और ये हिदायत दिया है। इसके अलावा हम बात करते हैं दिल्ली के अंदर, आपको पता ही होगा कि दिल्ली के अंदर काबिल एहतराम जो है कलीमुल हफीज़ साहब जो है उनको ज़िम्मेदार बनाया गया है, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और इनके आ जाने से दिल्ली के लोगों के अंदर, दिल्ली के नौजवानों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, काफ़ी पॉपुलर फेस है ये, बहुत लोगों में इज़्ज़त है इनकी। और उम्मीद यही है कि अब यहाँ से जो है AIMIM एक कामयाबी की कश्ती पर सवार होगी और 2022 के अंदर जो वहाँ का लोकल बॉडी चुनाव होगा उसके अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। हालांकि तैयारी जो है पिछले विधानसभा के अंदर भी हुआ था, लेकिन कुल मिलाकर उसके अंदर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, ये कहकर कि अगले बार 2022 के अंदर जो लोकल बॉडी चुनाव होगा वहीं से हम लोग अपना पारी के आगाज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु के तीनों ही जो जिम्मेदार हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिनको टिकट दिया गया है, तो वो मैं आपको बता दूं कि वो तीनों के तीनों ने ही पर्चा जो है वो पर्चा फाइल कर लिया है, नॉमिनेशन कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि विलियमबाड़ी से वकील अहमद साहब थे और इस तरीके से अमीनुल्लाह अहमद जो है कृष्णागिरी से और शंकरपुरम से जो है मुजीबुर रहमान थे। ये तीनों के तीनों को उम्मीदवार बनाया गया है तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में AIMIM की पार्टी की जानिब से। और वहाँ पर आपको याद रहे कि वहाँ पर SDPI और AMK के साथ जो है वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। और उम्मीद यही है कि इन तीनों में से एक सीट जो है वो जीतते हुए नज़र आ रही है। और उम्मीद, क्योंकि पिछले बार भी 10,000 से ज़्यादा सीट लाया था और इस बार भी जो है वहाँ पर इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद यही है कि इनमें से एक सीट तो खैर कंफर्म माना जा रहा है, बाकी सीटों पर AIMIM मेहनत ज़रूर कर रही है। बाकी जो है रिजल्ट होगा वो आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश किया जाएगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।